जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। लें जी, आपका एस डी ओ पीरा लॉज का पेपर हुआ एंड और फर्स्ट फेज़ हैज़ कम टू एन एंड। नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर जी के एंड ऐसे एग्ज़ाम, राइट? तो वन पेपर के स्टूडेंट्स जो बेचारे सिर्फ वन लाइनर पढ़ रहे होते हैं और मुसलसल जो है वो वन पेपर पे चीज़ों को क्रैम करके रॉट लर्निंग करके वन पेपर को बड़ी मुश्किल से पास करते हैं। तो अब चूँकि पीपीएससी की डायमेंशन, पीपीएससी का क्राइटेरियन मुकम्मल तौर पे डिफरेंट हो चुका है कि इससे कबल फेडरल के अंदर पहले स्क्रीनिंग हुआ करती थी, उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन फेडरल ने तो चूँकि ये ख़त्म कर दिया है। लेकिन इसके बरक्स अनलाइक पंजाब के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अब जितनी भी अच्छी या बड़ी पोस्टें आती हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद या वन पेपर के बाद ऐसे का जो पेपर है उन्होंने बिल्कुल मैंडेटरी और जो है वो ज़रूरी करार दे दिया है, राइट? इसलिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे के हवाले से, मजमून नवेसी के हवाले से दे वुड बी क्वाइट एंशियस, दे वुड बी क्वाइट परटर्ब्ड। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल एक आसान वे आउट आप लोगों के लिए निकाला है कि वो बेचारे जो सिर्फ वन पेपर पे फोकस कर रहे थे और अचानक से ये ऐसे की तलवार उनके सर पे लटकना शुरू हो गई है, तो उनके लिए हमने बिल्कुल साफ़, सादा और सलीस तरीका बताया है कि आप लोगों ने अपना ऐसे तैयार कैसे करना है। इस लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये क्लास आपकी मुकम्मल तौर पे ऐसे राइटिंग के लिए जो है ना ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी आपके वन पेपर के बाद एसेज आते हैं किसी भी बड़ी सीट के लिए, उसकी प्रेपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। फिर इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई 10 टॉपिक्स भी बताएंगे, 10 थीम्स आपको बताएंगे जिसके ऊपर आपने तैयारी करनी है, ताकि उन्हीं में से कोई ना कोई एक टॉपिक आ जाएगा और इंशाल्लाह आप उसको कवर कर लेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे की स्ट्रेटजी, ऐसे की एबीसी और ऐसे की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उसके, इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को सुनने के बाद वो आपके क्लियर होंगे। तो ये लेक्चर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एसडीईओ के पीरा के ऐसे के लिए नहीं है, बल्कि एडीएलडीए आपका जो हो गया या होना है, या इसके अलावा नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, या इसके अलावा जितने भी आपके वन पेपर के बाद ऐसेज आते हैं उनके लिए ये क्लास इंशाल्लाह बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने ऐसे का लफ्ज़ सुन के बिल्कुल नहीं घबराना। जहाँ पे आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स देखते हैं कि वन पेपर के बाद या स्क्रीनिंग के बाद ऐसे है तो आप लोग उस पर अप्लाई नहीं करते, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद आप उस सीट के लिए भी अप्लाई करेंगे जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होगा आफ्टर स्क्रीनिंग, राइट जी? चलें, स्पेसिफ़िकली हम बात कर लेते हैं एसडीओ पीरा एग्ज़ाम की। अब उसका जो ऐसे है और जीके है लगभग इकट्ठा होना है, तो एक्सपेक्टेड डेट जो कही जा रही है वो है जी 29 से 30 नवंबर। उसकी वजह ये है कि इनको बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे जो है ना वो वर्क फोर्स चाहिए, इसलिए तमाम चीज़ों को बड़े एक्सपेडाइट वे में और बड़े तेज़ तरीके के साथ जो है ना सारी चीज़ों को निपटाया जा रहा है। ठीक है? तो आप लोगों ने भी यही एक्सपेक्टेशन रखनी है कि 29-30 नवंबर तक तैयारी अपनी इस तरह से रखनी है कि 29-30 नवंबर तक यू शुड बी मेंटली साइकोलॉजिकली रेडी फॉर योर ऐसे क्लास। ठीक है? योर ऐसे पेपर। चले, अब हम इसमें देखेंगे जी ऐसे राइटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, मज़मून लिखने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी मज़मून आ जाए तो उसको आप लोगों ने जो है वो किस तरह से जो है ना वो कैटर करना है, और बग़ैर जो है ना वो परेशान हुए आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें जी, हम बग़ैर किसी डिले के ऐसे राइटिंग स्ट्रेटजी को हम करते हैं डिस्कस। ठीक है जी? अब सबसे पहले आप देखें कि ऐसे जो है एक्चुअल में आपका ये जो मज़मून होता है, ये ऐसे राइटिंग जो टेक्निक है बेसिकली ये है क्या। तो याद रखिए कि बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके के अंदर अपने ख़यालात को जो है ना वो पिरो देना, ये आपका क्या होता है, ऐसे होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। आपने जो अल्फाज लिखे हैं वो एम्बिगस नहीं होने चाहिए, वो जू मानी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा उनके अंदर जो रीजनिंग है वो लॉजिकल होनी चाहिए। और आपकी लैंग्वेज स्किल्स, मतलब कि आपको बेसिक ग्रामर आती हो, मतलब आप टेंसेस की गलती ना करें, आप प्रपोजिशन की गलती ना करें, और जो है ना आपके आइडियाज़ जो हैं, आपकी जो थॉट्स हैं वो टॉपिक से रेलेवेंट हों। आपने जो है ना इरेलेवेंट कंटेंट कभी भी नहीं लिखना।
इररेलेवेंट कंटेंट आप जितना मर्ज़ी लिखते रहें आपका ऐसे पास नहीं होगा, लेकिन रेलेवेंट कंटेंट अगर आप थोड़ा भी लिख दें तो आपका ऐसे जो है वो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम सम टाइम ये सोच रहे होते हैं कि 2000 अल्फाज में कहाँ से लेके आऊँगा, तो रेलेवेंट नहीं होगा, मतलब जो दिमाग में आते हैं हम खाना पूरी करने के लिए लिखते जाते हैं, लेकिन नहीं। आप 10 पेजेस लिख लें, 11 पेजेस लिख लें, 9 पेजेस लिख लें, लेकिन वो टू द पॉइंट होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। इसमें आपको बड़ी हाई फाई वोकेबलरी यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लिखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, उनके अंदर अल्फाज जो है ना राइट वर्ड एट राइट प्लेस होना चाहिए, तो ऐसे पास होने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड? तो इसमें याद रखिए कि आपको बड़े बड़े जुमले, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी हाई फाई 50-60 हज़ार वोकेबलरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो एग्जिस्टेंट वोकेबलरी है, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको आपने यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, और उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपना जो ऐसे है उसको कंपोज कर देना है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे राइटिंग का सफ़र जो है वो शुरू होता है किस तरह, WSP, ये सीक्वेंस आप लोगों ने सुनी होगी। WSP मतलब वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ। जिसको वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स मिला के सेंटेंस बनाएगा, 5, 6, 7 सेंटेंसेस मिलाएगा तो एक पैराग्राफ बन जाएगा, और चंद पैराग्राफ्स को मिलाएगा तो उसका एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब वर्ड्स आप लोगों के पास इनफ हैं, जो आपके पास ऑलरेडी हैं। उन वर्ड्स को ग्रामर के ज़रिए आपने कैसे मिलाना है कि वो बन जाए सेंटेंस। फिर उन सेंटेंसेस के अंदर आपने कैसे एक कोहेजन और कोहेरेंस लेके आनी है कि आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ की कंटिन्यूएशन बन जाए। तो ये आपकी सारी की सारी क्या है जी, ऐसे लिखने की टेक्निक है। इसमें कोई जो है ना ये कुछ थीसिस स्टेटमेंट और तरह तरह की पता नहीं कौन कौन से जार्गन्स यूज़ करके स्टूडेंट्स को डरा देते हैं। यू डोंट नीड टू गेट पैनिक इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये सिंपल सा वे आउट आपको बता रहे हैं, इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका ऐसे जो है वो पास हो जाएगा। अब आप ये देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, एक ऐसे के अंदर जो यूनिवर्सल जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। एक आपका होता है जी इंट्रोडक्शन, ये तो आप लोगों ने लाजमी लिखना होता है इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, ये सारी बात की बातें हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लाजमी लिखना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपके क्या आते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कंक्लूजन आता है। ये 3-4 चीज़ें आपके ऐसे के अंदर होती हैं। ठीक है, और इनमें से सबसे ऊपर क्या होती है जी, आउटलाइन। ठीक है, मतलब आउटलाइन जब आप लिख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, ये हेडिंग उसमें ज़रूरी होती है इंट्रोडक्शन की और कंक्लूजन की। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स आ सकती हैं और सब हेडिंग्स आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को देखते हुए तो उसमें डिफरेंट हेडिंग्स आएंगी और सब हेडिंग्स आएंगी। समझ आ गई बात की, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सब में लाजमी होता है। और आउटलाइन कैसे लिखनी है इसको हम अभी चल के आगे देख लेते हैं जी। डेवलपिंग एन आउटलाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूँकि आपका ऐसे होगा 1200 से 1500 वर्ड्स का, 2 घंटे आपके पास होना है टाइम, 2 घंटे, 2 आवर्स आपके पास टाइम होगा। 1200 से 1500 वर्ड्स का आपने क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। 10-11 जो है ना आप पेजेस लिख दें तो आपका जो है ना वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपने क्या करना है जी, 1200 से 1500 अल्फाज ये आपके रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इररेलेवेंट 3000 लफ्ज़ भी लिख दें तो क्या हो जाएगा जी, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो रॉन्ग नंबर होगा सारा का सारा। अब सबसे पहले जो होता है क्या होता है जी, आपके पास वैसे तो आपने सबसे पहले टॉपिक को देखना होता है। 2 दफ़ा कम से कम आपने सारे जो आपके ऐसे 4-5 दिए होते हैं उनमें से एक आपने चूज़ करना होता है। तो कम से कम कहते हैं कि आपने 2 दफ़ा पढ़ने हैं सारे के सारे टॉपिक्स। ठीक है, 2 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, उनमें से कोई एक टॉपिक जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसके अंदर एम्बिग्विटी ना हो। ठीक है, जो ज़ूमानी ना बन रहा हो, जिसको आपको क्लियर हो कि इसका ये मतलब है और ये स्टैंस इसके ऊपर लेना होगा। आप उस टॉपिक को सिंपली क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद आपके पास टाइम हो तो उसकी रफ़ आउटलाइन बना लें, नहीं तो आप डायरेक्ट उसको पेज पे छाप दें, आउटलाइन कर दें उसकी। ठीक है, मैं आगे चल के बताता हूँ कि आउटलाइन कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए, आउटलाइन बनाते हुए एक क्लियर और लॉजिकल आउटलाइन आपकी होनी चाहिए बिफोर राइटिंग। क्लियर का मतलब ये है कि हर जुमला जो आपने लिखना है आउटलाइन में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो।
मतलब कि एक जुमला आपने जो लिखे है ना, एक फ्रेज़ लिखा है या जुमला लिखा है आपने हेडिंग के अंदर, तो वो बजाते खुद अपना मीनिंग बयान कर रही हो, वो पढ़ के पता चल जाए कि इस ऐसे के अंदर लिखने वाले ने, राकिब ने क्या लिखा होगा। इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपका जो हेडिंग है वो होनी चाहिए, ठीक है। और लॉजिकल आउटलाइन, और लॉजिकल आउटलाइन का मतलब क्या है, जिस तरह से ऐसे का टॉपिक है उसको वैसे ही आप फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करें, मतलब कि 1 2 3, इसी सीक्वेंस में आपने क्या करना है जी, उन फ्रेगमेंट्स के ऊपर आपने क्या करनी है, आउटलाइन बना देनी है। मतलब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके कॉजेज़ हैं, उसके सोल्यूशंस हैं, तो 3 उसके फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है। कॉजेज़ लिख दो, फिर सोल्यूशन लिख दो, इसी तरह इस सीक्वेंस के अंदर आपने आना है। अब आपने क्या करना है कि सारे पॉइंट्स को हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दें, ठीक है जी। हेडिंग्स में आपने लिखनी है तो आप क्या कर लें, कैपिटल ABC लिख लें, ठीक है। अगर आपने सब हेडिंग्स लिखनी है तो आप स्मॉल लिख लें। समझ आ गई बात की। अगर मेन हेडिंग्स लिखनी है तो आप 1 2 3 कर लें। सब हेडिंग्स लिखनी है तो आप ये कर लें। समझ आ गई बात की, आप ये कर लें जी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये कोई मसला फीसा कोर्स नहीं है या कोई पैथागोरस थ्योरम नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप लिखें। समझ आ गई बात की। अब क्या करना है, हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में इसको डिवाइड करें। अब इस फार्मूले को आप फॉलो करें। देखिए, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशंस, उसके बाद कंक्लूजन होगा। सपोज करें टॉपिक है हमारे पास पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब ये टॉपिक देखें तो क्या है जी, पाकिस्तान के क्लाइमेट क्राइसिस हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है जी। उनके चैलेंजेस हैं हमारे पास, चैलेंजेस के बाद क्या हैं जी, उनके क्या हैं जी, सॉल्यूशंस हैं। अब ये 3 सीधे सीधे हमारे पास जो है ना, हमने फ्रेगमेंटेशन कर ली इस टॉपिक की। जैसे ही हमने इस ऐसे के टॉपिक की फ्रेगमेंटेशन की, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर हमने क्या करना है, इसकी आउटलाइन भी हमने बनानी है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे, एक तो आपकी हेडिंग सीधी सीधी किसकी आएगी, इंट्रोडक्शन की आएगी, जो मैंने आपको बताया था। आगे नीचे बॉडी पैराग्राफ्स हैं और एंड पे क्या होता है जी, कंक्लूजन होता है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होगा, आप जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे तो आपने ओवरव्यू देना होगा इस चीज़ का, पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो आउटलाइन में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा। मेन हेडिंग किसकी आएगी जी, मेन हेडिंग इसमें इंट्रोडक्शन की आएगी। उसके बाद मेन हेडिंग आपके पास कॉजेज़ की आएगी। फिर आपके पास मेन हेडिंग किसकी आएगी जी, सॉल्यूशंस की आएगी। अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप एक और हेडिंग इम्पैक्ट्स भी कर सकते हैं जी, इम्पैक्ट्स। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ योर टाइम। अदरवाइज मेन 3 हेडिंग्स आपकी यही हैं। तो आउटलाइन में क्या आएगा जी, ये मेन 3 चीज़ें ही आएंगी। इंट्रोडक्शन आ गया, नीचे जनाब आपकी मेन हेडिंग क्या है जी, कॉजेज़ आ गए और आपके सॉल्यूशंस आ गए। समझ आ गई बात की। अब ये जो कॉजेज़ हैं इसमें आप लिख दें, 1 ये कॉज है, 2 ये कॉज है, 3 ये कॉज है। अब सॉल्यूशन आ गए, 1 ये सॉल्यूशन है, 2 ये सॉल्यूशन है, 3 ये सॉल्यूशन है, 4 ये सॉल्यूशन है, ठीक है। जब आपने इसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया तो देखिए, चैलेंजेस को और सॉल्यूशंस को दोनों को आपने इक्वल वेटेज देनी है, ठीक है। दोनों के बारे में पूछा हुआ है ना, अगर 4 चैलेंजेस लिखने हैं तो 4 ही आप सॉल्यूशंस लिख दो। 5 चैलेंजेस लिखने हैं तो कोशिश करें 5 ही आप सॉल्यूशंस लिख दें, ठीक है। लेकिन ये फिर अगेन वही इतना मसला फीसा कोर्स नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम आप कर लेंगे। 4-5 हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इररेलेवेंट चीज़ नहीं पूछनी, मतलब इसमें देखें उसने इफ़ेक्ट्स या इम्पैक्ट्स नहीं पूछा तो आप खाम खा में बैठे 10 इम्पैक्ट्स ना लिख दें कि आपको याद ही वही थे, वो पूछे हुए नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बनता है तो एज ए रिसेसिव आप 2-3 उसके इम्पैक्ट्स भी लिख दें, ठीक है। लेकिन मेन क्या था, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, इनके ऊपर आपने ज़्यादा हेडिंग्स ही बनानी है। अंडरस्टैंड। चलें आगे चलते हैं। अब उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स आ गए आपके जी, बॉडी पैराग्राफ्स। अब हर जो बॉडी पैराग्राफ होता है, अब आपका चूंकि ये सीन है कि आपने जो भी बॉडी पैराग्राफ लिखना है 6 से 7 सेंटेंस के अंदर आपका बॉडी पैराग्राफ हो जाएगा। मतलब आपका एक पेज है ना, एक साइड है पेज की, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर 2 पैराग्राफ लिख लें, ठीक है। एक पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, फिर दूसरा यहाँ से शुरू कर लें आप, ठीक है जी। तो 2 पैराग्राफ आप जो है ना एक पेज के ऊपर लिख लें। समझ आ गई बात की। 6-7 जुमलों का आपका एक पैराग्राफ होगा। बिगिन विद अ टॉपिक सेंटेंस, मतलब जो हेडिंग थी आपकी उसके बाद उसी से आप ना टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे।
समझ आ गई। फिर आपने उस टॉपिक सेंटेंस जो आपने लिखा है उसको साबित करने के लिए कोई फैक्ट्स देंगे, कोई डाटा देंगे या कोई एग्जांपल देंगे। समझ आ गई बात की। फिर एक दो जुमले लिख के उसको प्रूव करके आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे कोई ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे, लिंकिंग वर्ड, मतलब कि वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पे ले जाएगा। अब देखें, जैसे हम कहें कि टॉपिक है जी कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज में क्या आ सकता है जी? Deforestation is one of the most prominent cause of climate change, which brings numerous changes in form of drought, floods और इस तरह की जो भी आपने चीज़ें लिखनी हो आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप क्या इस तरह से आप पैराग्राफ्स बनाएंगे अपने। समझ आ गई बात की। अब आगे चलते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग ऐसे राइटिंग में करते हैं, आपने लिखना है। अब हम ये करते हैं कि हम लिखना शुरू कर देते हैं विदाउट एन आउटलाइन, मतलब हमने आउटलाइन बनाई नहीं और हम जो है ना उसको क्या करते हैं जी, उसको हम लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप SDO पीरा कर लें या वट जो भी आपका 1 पेपर के बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है जी, आप वो यहाँ पे कर लें, कोई इसका मसला नहीं है। हम क्या करते हैं जनाब, आउटलाइन बनाते नहीं और दगड़ घोड़े भगाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही हो गया जी हमारा पूरा। फिर हम वीक इंट्रोडक्शन लिखते हैं या कंक्लूजन बड़ा वीक लिख देते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दो स्पिरिट्स होती हैं किसकी, आपके ऐसे की। हम बहुत ज़्यादा वीक लिख देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं इसमें, या हम इसको सही से समराइज़ कर ही नहीं पाते इंट्रोडक्शन को या कंक्लूजन को। इस वजह से जो है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही जो है वो बड़ा वीक और बड़ा लो सा चला जाता है एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग के एरर्स बहुत ज़्यादा हैं। सेंटेंस की हम गलती कर रहे हैं, मतलब टेंसेस हमें नहीं आते, हमारे जो है वो प्रपोजिशंस हमें नहीं सही तरह से आती, तो स्टार्ट में ही ये गलतियां कर देंगे तो आपका बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। फिर इररेलेवेंट डिटेल्स और रेपिटेशन, एक ही आइडिया आपने बार बार नहीं लिखते रहना, ठीक है, रिडंडेंसी आपने नहीं लेके आने। फिर हम फ्लो नहीं होता हमारे पैराग्राफ्स के दरमियान, मतलब कि जब भी आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाना है तो लिंकिंग वर्ड्स आपने ऐड कर लेने, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, एडिशनली, इस तरह के वर्ड्स आप लोगों ने ऐड कर लेने। फिर कॉपी पेस्ट नहीं करना कोटेशन विदाउट कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जो आपको कोटेशन आती है उसको ऐसे ही ठोक नहीं देना जिधर आपका जी चाहे, बल्कि उसका इक़्तिबास, उसका सियाक़ो सबक देख के आपने उसको पेस्ट करना है वहाँ पे। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, इनको आप लोगों ने क्या करना है जी, अवॉइड करना है। अब एग्ज़ाम डे के आपका टिप्स क्या होता है जी, एग्ज़ाम डे में आपका टिप्स क्या होता है, आगे चल के मैं आप लोगों को पूरा ये बताऊँगा कि ऐसे आप लोगों ने कैसे लेना है। आगे सैम्पल आपको दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले टॉपिक को जो है ना वाइजली चूज़ करना है, मतलब कि जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अब सपोज़ करें कि 5 टॉपिक दिए हुए हैं ना, 5 टॉपिक आपने एक दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा, 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहली दफ़ा इन सारों को पढ़ लेना है। अच्छा, जो ज़्यादा समझ आया उसके करीब थोड़ी सी लाइन लगा दें, जो ज़्यादा समझ आया लंबी लाइन लगा, फिर दोबारा पढ़ना है। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर दोबारा पढ़ना है। अब देखना है आपने कि जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है, आपके पास कंटेंट है, आपका स्टैंस उस पर क्लियर है, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ है आउटलाइन बना सकते हैं। आपने चुप करके उस क्लियर कट टॉपिक को, जिसके अंदर कोई जू मानवियत ना हो, आपने वो टॉपिक ले लेना है, ठीक है। जैसे ही आप वो टॉपिक लेंगे उसके बाद आपका काम आ जाएगा किसका जी, आउटलाइन का। उसके ऊपर हम बात कर ली है, मज़ीद भी करते हैं। 20 से 25 मिनट आप लगा सकते हैं जी, क्योंकि 2 घंटों में से आप आउटलाइन बनाने पे आप 20 से 25 मिनट लगा के आउटलाइन अपनी बनाएं। समझ आ गई बात की। फिर आपका ऐसे होगा 1200 से 1500 लफ्ज़ का 9, 10, 11 जो है ना पेजेस आप लिखते हैं। पैराग्राफ को बैलेंस रखें, 6 से 7 लाइन हर पैराग्राफ में होनी चाहिए, ठीक है। और इतना टाइम छोड़ें कि कम से कम आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें लिखने के बाद। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब लोगों के लिए, जो भी बंदे आप में से, जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं कि हमने ऐसे राइटिंग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, तो कोशिश करें कि न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। और क्वालिटी आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ाना पढ़ना है तो रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है, बिला नागा पढ़ना है। जो कुछ पढ़ना है आपने क्या करना है, ये जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, सपोज़ करो इसमें कोई आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा आपको, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रीप्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे जी, रिप्रोड्यूस करेंगे, या इसको क्या बोलते हैं जी, पैराफ्रेजिंग करना, अपने अल्फाज में लिखना शुरू कर देना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी दोस्त को चेक करवा लें,
टीचर को चेक करवा लें, किसी बड़े को चेक करवा लें जो आपको ग्रामर की मिस्टेक्स बता दे, इररेलेवेंस बता दे, इसके अंदर रेलेवेंस बता दे और बाकी सारी चीज़ें आपको बता दे। ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है और कोशिश करें कि हर हफ्ते रोज़ाना कम से कम एक जो है ना ऐसे लाजमी लिखें आप लोग। समझ आ गई? उस पर कॉन्टेंट इकट्ठा करें, फिर उसको 2 घंटे के अंदर पूरा करें। अपने टीचर से, अपने पीयर से फीडबैक लें, अपने ग्रामर के बेसिक रूल्स को बार बार देखें, टेंस की गलती ना हो, प्रपोजिशन की गलती ना हो, कंजंक्शन की गलती ना हो, लिंकिंग वर्ब्स की गलती ना हो, ठीक है। डिफरेंट कोड्स और फैक्ट्स इकट्ठे करें ताकि आप लोग उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स दे सकें। लें जी, अब हम आ गए हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर और ये हमारा है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब भी पेपर आपके सामने आता है डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने 5-6 टॉपिक्स पड़े होते हैं। जैसे ही ये टॉपिक आपके सामने आए, आपने सपोज करें ये टॉपिक चूज़ कर लिया, 2 या 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर कट हो गया, फ्रेगमेंटेशन आपने कर ली कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को मैंने क्या करना है, उसके ऊपर लिखना है, मैंने आउटलाइन बनानी है। अब सबसे पहले जब आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा पढ़ें, जो टॉपिक अच्छा लगता है, क्लियर लगता है, जिस पे कंटेंट है आपके पास, उसको आप चूज़ कर लें। जैसे ही आपने चूज़ कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है साफ साफ अल्फाज में कि जो टॉपिक चूज़ हो गया है उसके ऊपर अब आपने बैठ के सोचना है कि कौन कौन सी डायमेंशंस इस टॉपिक के अंदर मैं लेकर आऊँगा तो मेरा कंटेंट रेलेवेंट भी रहेगा, टू द पॉइंट भी रहेगा, उसकी लेंथ भी बनेगी और उसके अंदर रीज़न और लॉजिक भी आ सकेगा। ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है टोटल। समझ आ गई बात की? अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आपने जब भी कोई टॉपिक चूज़ किया है या जब भी आप टॉपिक चूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ डायमेंशंस होती हैं, उन डायमेंशंस को आप लोगों ने लाजमी माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा ये निमोनिक्स बनाया है मैंने जी, स्पीचेस, ठीक है। जो भी एक टॉपिक है आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे जी, उसका सोशल एस्पेक्ट आप देखेंगे। क्या जी, सोशल एस्पेक्ट इसका क्या होगा, इसका सोशल इफ़ेक्ट क्या होगा, या इसका सोशल कॉज क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का, फिर इसका सोशल सोल्यूशन क्या हो सकता है इस मसले का, फिर आप उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है, कि इसका पॉलिटिकल कॉज क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, या इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है। फिर आप उसको क्या देखेंगे, इकोनॉमी की नज़र से देखेंगे, एक इकोनॉमिस्ट के लेंस से आप उस टॉपिक को देखेंगे आउटलाइन बनाने के लिए। फिर आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट की आप जो है ना वो नज़र से उसको देख सकते हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है इस टॉपिक के अंदर, इफ़ेक्ट कहाँ पे है, इम्पैक्ट कहाँ पे है, सोल्यूशन कहाँ पे है। देन आप कल्चर पे चले जाएंगे, इसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या होगा, कल्चरल प्रॉब्लम क्या होगा और कल्चरल सोल्यूशन क्या होगा। देन आप हेल्थ पे जाना है तो चले जाएं, अदरवाइज एजुकेशनल एस्पेक्ट क्या होगा, साइंटिफिक इसका एस्पेक्ट क्या होगा, इसमें गवर्नेंस कैसे इफेक्ट हो रही होगी, इसमें जेंडर कैसे इफेक्ट हो रहा होगा, डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रही होगी, एक्सट्रीमिज़म कहाँ से आ रही है और टेक्नोलॉजी इसमें कहाँ से जुड़ी हुई है। ये इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये एस्पेक्ट्स आप जब देख लें, अपने माइंड में रख लें कि सोशल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, कल्चरल क्या है, एजुकेशनल क्या है, साइंटिफिक क्या है, उसके बाद कोई भी टॉपिक आपके सामने आ गया, आप उसके ऊपर आउटलाइन लिखने के काबिल हो जाते हैं। समझ आ गई बात की? ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है जनाब। इसमें आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं। अब सपोज़ करें कि अभी हमने ये बात की कि एस्पेक्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो हम यूँ करते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इन सारे एस्पेक्ट्स के ज़रिए कि हमारे पास एक टॉपिक है, एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान, एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस। ठीक है जी। अब इसकी फ्रेगमेंटेशन करें। सबसे पहले ये टॉपिक आपने चूज़ कर लिया, एजुकेशन के क्राइसिस हैं, उसके आपने क्या बताने हैं जी, कॉजेज़ बताने हैं और उसके सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है जी। ये तीन आपकी क्या आएंगी जी, मेन इसके एस्पेक्ट्स हैं, 3 इसके मेन फ्रेगमेंट्स हैं, इनके ऊपर आपने लिखना है। एजुकेशनल क्राइसिस हैं क्या, होते क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब इन दोनों के दरमियान, कॉजेज़ और सॉल्यूशन के दरमियान एक और भी सेकेंडरी चीज़ खड़ी है, आप वो भी लिख सकते हैं। वो क्या है जी, इम्पैक्ट्स, इफ़ेक्ट्स। ठीक हो गया, या रिजल्ट्स उसके क्या आ रहे हैं।
अब इस चीज़ के ऊपर आपने डोमिनेट नहीं करना, इस पे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। अगर इस पे आपने लिखना भी है तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि ये उन्होंने पूछा ही नहीं है। जो पूछा है वो कॉजेज़ और सॉल्यूशंस हैं, इसलिए इन दो चीज़ों के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। समझ आ गई बात की? चले अब हम इसकी थोड़ी सी आउटलाइन देखते हैं जी। आउटलाइन बनाते हुए आपने क्या करना होता है जी? आउटलाइन में आपने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन मतलब कि सिंपल इंट्रोडक्शन लिखना होता है, नीचे आपने पैराग्राफ्स नहीं बनाने होते। आउटलाइन बनाते हुए सिर्फ आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, मतलब ये मेन हेडिंग है तो इसके साथ आपने ए लिखना है तो ए लिख लें। नीचे आ जाएं जी। अगर आप बल्कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही इसका क्या लेके आएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके आएंगे, ठीक है। इसको सेपरेट हेडिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अंडरस्टैंडिंग? ये इंट्रोडक्शन में आप ही इसको सारे को लिख देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अब उसने मेन क्या चीज़ आपसे पूछी थी? कॉजेज़ और सॉल्यूशन। आपका 1200 से 1500 वर्ड्स का ऐसे है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आना है। ऊपर आपने ए लिखा था, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? बी लिख दिया, क्योंकि ये मेन हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये कॉजेज़ थे ना, कॉजेज़। अब चूँकि कॉजेज़ काफ़ी सारे हैं, कॉजेज़ हमारे पास है मेन हेडिंग। अब इस मेन हेडिंग की हमारे पास कुछ सब हेडिंग्स हैं, तो ये हमने क्या कर लीजिए, इसकी सब हेडिंग, इसका सोशल एस्पेक्ट हमने देख लिया, इसका हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख लिया। अंडरस्टैंड? ये सारी सब हेडिंग्स आ रही हैं। अब इसका हमने ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लिया, इसका हमने जनाब ये इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट देख लिया। ये सब हेडिंग्स दे रहा हूँ मैं, सारी की सारी सब हेडिंग्स हैं, और उसी के ज़रिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए फिर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया, कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, लीगल एस्पेक्ट आ गया जनाब। तो ये आपकी क्या बन गई? 7 हेडिंग्स बन गई। आप लोग अगर जो है ना 5 पॉइंट्स भी लिख दें प्रॉब्लम के और 5 सोल्यूशन के, या 5 कॉजेज़ के 5 सोल्यूशन के, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो अब आउटलाइन लिखते हुए क्या हुआ कि आपने सबसे पहले क्या लिखा था? आपने सबसे पहले लिखा था यहाँ पे जनाब इंट्रोडक्शन। नहीं जी, इंट्रोडक्शन आपके पास क्या है जी? ये आपकी मेन हेडिंग आ गई। अब इसके बाद आपके क्या आ गए जी? कॉजेज़ आ गए। जब आपने कॉजेज़ लिखने हैं तो आपने क्या बताया जी? सबसे पहले आपने बताया, इसमें आपने लिखा जनाब सोशल कॉज आपने लिखा। नीचे आए तो आपने क्या लिखा जी? बी करके आपने उसका पॉलिटिकल कॉज लिखा, राइट। फिर आपने क्या किया जनाब? आपने सब हेडिंग सी लगाई और आपने क्या उसका लिखा? इकोनॉमिक कॉज लिखा, राइट। फिर उसके बाद आप आए हैं जनाब किस पे? उसके चौथी सब हेडिंग के ऊपर आपने लिखा इसका जनाब कल्चरल कॉज, ठीक है। तो ये आपके कॉजेज़ आ गए जी, सपोज करें। अब उसके बाद आपकी वंस अगेन मेन हेडिंग आ गई, किसकी है जी? ये आपके पास है जी वे फॉरवर्ड की, या सोल्यूशन जो आपने लिखने हैं। अब वे फॉरवर्ड में क्या आएगा आपके पास? वंस अगेन आपने क्या करना है जी? ये आपकी मेन हेडिंग हुई। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे तो आपकी मेन हेडिंग के नीचे मेन हेडिंग आनी चाहिए, मतलब इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ये पेज है ना आपके पास, अगर ये मेन हेडिंग है तो कोशिश करें बिल्कुल इसके नीचे मेन हेडिंग आए। अंडरस्टैंड? बिल्कुल इसके नीचे। अब इसकी आपने सब हेडिंग यहाँ पे लिखी है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो इसकी सब हेडिंग भी आपने बिल्कुल इसके नीचे ही आपने लिखनी है। मतलब आपकी ये सीक्वेंस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें एक सीक्वेंस बरकरार है, ये मेन हेडिंग बिल्कुल मेन हेडिंग के नीचे आ रही है, इसकी सब हेडिंग बिल्कुल इसके नीचे आ रही है। इधर थोड़ी सी जो है ना, थोड़ा सा इंडेंट किया हुआ है, थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है पेज की, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन को मज़ीद क्लियर बनाने के लिए, ताकि अंडरस्टैंडेबल हो आपके एग्जामिनर के लिए, ठीक है। फिर ऑनवर्ड आपने क्या लिखा? वे फॉरवर्ड की आपने जनाब 4 हेडिंग्स लिख दी थी, सपोज करें। अंडरस्टैंड? एंड पे आपने फिर वंस अगेन मेन हेडिंग लिखी जो कि थी आपकी कंक्लूजन। ये आपकी 3 या 4 मेन हेडिंग्स होंगी और आपका ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। मतलब इंट्रोडक्शन लिखा, कॉजेज़ लिखे, सोल्यूशन लिखा, और आपने इंट्रोडक्शन लिखा और कंक्लूजन लिख दिया उसका। तो ये आपका टोटल 1200 से 1500 वर्ड्स का क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मेन हेडिंग्स किस तरह लिखनी है, उनके नीचे सब हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, ये मैंने आप लोगों को इसमें शायद क्लियर कर दिया है।
ठीक है जी। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और याद रखें कि सिर्फ आउटलाइन बनाते हुए ही आप लोगों ने ये हेडिंग लिखनी है। जब आपने आउटलाइन एक दफ़ा बना दी उसके बाद आपने कोई हेडिंग नहीं लिखनी, बस आपने वो आउटलाइन से देख के आपने पैराग्राफ बनाते जाना है। मतलब इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग दी थी आउटलाइन में, तो अब इंट्रोडक्शन में आपने जो कुछ लिखना है लिखते जाएं। अब दोबारा उसकी हेडिंग नहीं लिखनी कि ये इंट्रोडक्शन है और मैं इसके नीचे इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, नहीं, बल्कि एक दफ़ा आउटलाइन के अंदर जो कुछ आ गया बस वही हो गया। अब सिर्फ उसको देख के आप मज़ीद पैराग्राफ्स बनाते जाएंगे। मतलब ये कॉजेज़ हैं, पहला ये कॉज था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। अब हर कॉज के ऊपर एक पैराग्राफ बनाते जाओ, लेकिन अब कॉज को दोबारा नहीं आके हेडिंग बना के नहीं लिखना, आउटलाइन के अंदर वो सारा कुछ हो जाएगा। अब चूँकि वन पेपर के आप मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, आप में से आप लोग, तो इसलिए मैं ये चीज़ बार बार एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आउटलाइन आपने सिर्फ एक दफ़ा बनानी है। ऊपर आप आउटलाइन की हेडिंग दें, नीचे इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग दें, कॉजेज़ लिखें, कॉजेज़ के नीचे उसकी सब हेडिंग लिखें, सोल्यूशन लिखें, उसके नीचे सब हेडिंग्स लिखें, और एंड पे कंक्लूजन लिख दें। ठीक है जी, ये 4 मेन हेडिंग्स आपकी आ गई। उसके बाद आप जनाब पैराग्राफ धड़ाधड़ लिखने शुरू कर दें। एक पेज पे क्या करें जी, 2 पैराग्राफ लिख दें, 1200 से 1500 वर्ड्स, मतलब 9 से 10 पेजेस, और आपका ऐसे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमने देख लिया इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका क्या था, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट क्या था, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या था, और कल्चरल एस्पेक्ट क्या था। समझ आ गई बात की। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इसका क्या था, और जब सोल्यूशन लिखे थे तब भी हमने क्या किया जी, सोल्यूशंस और रिकमेंडेशंस के अंदर भी यही किया जी, ये इसका सोल्यूशन है, सोशल है, ये पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, कल्चरल है, लीगल है, और एंड पे हमने क्या कर दिया, कंक्लूजन कर दिया। ये यहाँ पे जो मैंने सब हेडिंग्स लिखी हैं, ये वाली दो, अगर आपने ये लिखनी है तो लिख लें, अदरवाइज़ आउटलाइन के अंदर ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेन हेडिंग्स ही सिर्फ लिख दें, मतलब कल्चरल सोल्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, लीगल क्या है, तो इट वुड बी मोर देन इनफ। समझ आ गई बात की। अगर आप में से कोई बंदा सब हेडिंग लिखना चाहता है, उसके पास टाइम भी है, तो वो लिख ले, इसमें कोई कबात नहीं है। अंडरस्टैंड। चले, ये जी मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो है वो ज़रा इससे जो क्लियर आउटलाइन से आपको मैंने बता दिया जी। ठीक है। अब इसमें देखें सोशल एस्पेक्ट में हमने क्या देखा था जी, एजुकेशनल क्राइसिस इस वजह से है कि इनइक्वालिटी है अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर। ठीक है। अर्बन में एजुकेशन की फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं, रूरल के अंदर नहीं होती, इस वजह से एजुकेशनल क्राइसिस आए हुए हैं। ठीक है। फिर जेंडर डिस्पैरिटी आ जाती है, मेल को हम पढ़ाते हैं, फीमेल को नहीं पढ़ाते। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या आता है, वीक पॉलिटिकल विल है जी, जो है वो एजुकेशन के ऊपर बजट थोड़ा लगाया जाता है, इस तरह की चीज़ें आपने लगा देनी है। ठीक है जी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या है जी, 2% ऑफ GDP हम स्पेंड करते हैं जी एजुकेशन पे, और रिकमेंडेड जो है वो 4 से 6% है। टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, टीचर्स की सैलरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ गया इसमें। समझ आ गई। तो इसी तरह आपने क्या करते हैं, चीज़ों को बढ़ाते जाना है आगे। लेट्स गो बैक जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला आपका क्या हुआ जी, ये हुआ कंप्लीट। अब आगे जी हमारे पास अभी तहसीलदार का आया था ऐसे, तो उसमें ये हमारे पास आए थे 5 टॉपिक्स। पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, challenges and sustainable solutions, sustainable development through effective service delivery, healthcare in Punjab, challenges and solutions, revitalizing Punjab's agriculture, strategies for boosting productivity, globalization, opportunities and threats for Pakistan। ठीक है। अब मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ, जिस तरह मैंने लाइंस लगाई हैं, शायद कि फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने खुद कर ली हो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोगों ने खुद देख ली हो कि इस टॉपिक के अंदर किस किस चीज़ के ऊपर लिखना है और किस किस चीज़ के ऊपर नहीं लिखना। अंडरस्टैंड। तो हम सबसे पहले जनाब पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, इसके चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। इसके ऊपर एक ऐसे है जी, इसमें हम देखते हैं जी प्रॉपर हमने आउटलाइन कैसे बनानी है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लें जी। ये हमारे पास आउटलाइन आ गई जी, ये आउटलाइन आ गई। पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ये जी हम बना रहे हैं अब आउटलाइन। आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया जी, इंट्रोडक्शन आ गया। सपोज करें आप इसके साथ ए लिख दें, ठीक हो गया। दूसरी मेन हेडिंग हमारे पास क्या है जी, ग्लोबलाइजेशन एंड पाकिस्तान एन ओवरव्यू। समझ आ गई बात की। मतलब इसमें आप लिख दें, ये आपके पास मेन हेडिंग ही है। बाद में बताता हूँ इनमें आपने ऐड क्या करना है जब आप पूरा ऐसे लिख रहे होंगे। फिर अब आप हमारे पास आ गया जी अपॉर्चुनिटीज़ ब्रॉट बाय ग्लोबलाइजेशन। अब ये भी हमारे पास मेन हेडिंग है।
समझ आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे जनाब, इसमें अब आगे जनाब हम सब हेडिंग्स बनाना शुरू कर देंगे। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड एक्सपेंशन हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें आप एक लिख लें। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, वही सारे के सारे एलिमेंट्स, वही एस्पेक्ट्स वापस आ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। आगे इसमें जनाब एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, कल्चरल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस। अब देखें 5 पॉइंट्स उसने दिए हैं और उसका एक एस्पेक्ट हो गया पूरा, ठीक है जी। मतलब कि उसमें पॉजिटिव साइड क्या है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अब एक पॉइंट क्या हुआ जी आपके पास, पूरा हुआ कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पास क्या है जी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ये सारी की सारी क्या थी, ये सारी की सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ थी ग्लोबलाइजेशन की। अब हम देख लेते हैं जी ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस या थ्रेट्स क्या हैं हमें, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला थ्रेट ये है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो रही है। दूसरा ये है कि इसके ज़रिए कल्चरल इरोजन हो रही है, कल्चर्स क्या हो रहे हैं, इरोड हो रहे हैं। इसमें थर्ड इसका जो है वो कौन में ये आएगा, उसके डीमेरिट में ये आएगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। फोर्थ में लोकल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके बाद इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं हमें। तो ये हमने लिखी हैं यहाँ पे टोटल थ्रेट्स के अंदर या चैलेंजेस के अंदर, वही जो मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 5-6 डायमेंशंस बताई थी, वही उसने डायमेंशंस यहाँ पे लिख दी हैं। आपके सामने कोई भी टॉपिक आएगा तो उस किसी भी टॉपिक को आप इन गिवन डायमेंशंस के अंदर आप कवर कर सकते हैं और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू अपनी आउटलाइन जो है वो फार्मूलेट कर सकते हैं। तो आपने ये करना है कि आपका चूँकि 1200 से 1500 वर्ड्स का ऐसे है, तो आपने जब फ्रेगमेंटेशन करनी है टॉपिक की तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है टाइम के ऊपर। मतलब कि 5 उसके कॉजेज़ लिखे हैं तो 5 सोल्यूशन लिख दो, हर कॉज के ऊपर एक पैराग्राफ और हर सोल्यूशन के ऊपर एक एक पैराग्राफ। इन केस आपके पास टाइम ना बचे, वक्त थोड़ा हो, तो आप जो है वो 2 पैराग्राफ्स को या 2 हेडिंग्स को मर्ज भी कर सकते हो। अब मैं हेडिंग दोबारा नहीं लिखनी होती बल्कि वो आइडिया दोबारा लिखना होता है, तो 2 आप हेडिंग्स को मर्ज करके एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं। अंडरस्टैंड जी। अब ये हमारे पास आगे था जी द वे फॉरवर्ड, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क फॉर पाकिस्तान। इसमें पहली सब हेडिंग ये है कि स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रमोटिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बैलेंस्ड ट्रेड पॉलिसी, कल्चरल प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ आ गई बात की। और फिर ये हमारे पास मेन हेडिंग थी क्या, कंक्लूजन। ये नीचे पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आउटलाइन के अंदर आपने ये पॉइंट्स नहीं लिखने, बल्कि ये जो गिवन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं आपने सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट्स ही लिखने हैं। समझ आ गई बात की जी। ले, ये आपके पास टॉपिक था पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। अब उससे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे और क्या क्या सोल्यूशन आ रहे हैं, ये आप लोगों को मैंने यहीं पे बता दिया। अब हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं बाकी भी टॉपिक्स को। अब देखिए यहाँ पे ये टॉपिक है हमारे पास हेल्थ केयर इन पंजाब, ये भी डिस्क्रिप्टिव है सारा। इसमें चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। रिवाइटलाइजिंग पंजाब्स एग्रीकल्चर, इसमें स्ट्रेटजीज़ क्या हैं फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है जी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फॉर पाकिस्तान। इसके ऊपर हमने इन डिटेल जो है ना वो डिस्कशन कर ली है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फॉर पाकिस्तान। अब ये चंद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। ये आपके पास जनाब जो शायद के इसका एडी लोकल गवर्नमेंट का पेपर था आपका, ये इसमें 5 टॉपिक्स थे। द एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, हाँ ये जी, अर्बनाइजेशन, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गुड गवर्नेंस की टू सक्सेस। इसमें भी आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट बता देंगे, सोशल बता देंगे, इकोनॉमिक बता देंगे, एजुकेशनल बता देंगे, कल्चरल बता देंगे। आगे ये स्टैंस लेने वाला टॉपिक है, मतलब कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। इसमें आपने बताना होगा कि वाकई ही, तो जो आपने कोशिश करनी है कि आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे के ऊपर जाएं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के ऊपर। अब चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख लेते हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान,
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपने इसको करना है जी। गवर्नेंस एंड करप्शन, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक चैलेंजेस, social media and youth, terrorism and counter extremism, water scarcity and food security, human rights and global justice, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये थीम्स हैं सारे। आपने क्या करना है कि आपने इन सब के ऊपर, सब थीम्स के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि एक एक आउटलाइन कम अज़ कम बनानी है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आप क्या करेंगे, अपनी उस आउटलाइन को क्या करेंगे जी, अमेंड कर लेंगे, उसको रीफॉर्मुलेट कर लेंगे अपने टॉपिक के मुताबिक। ठीक है जी। अब हमारे पास ये टॉपिक था जी, पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस और चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये आप टॉपिक है हमारे पास जी, चैलेंजेस बताने और उसके सॉल्यूशंस बताने हैं। सबसे पहले जी, अब यहाँ पे आपको चीज़ें वंस अगेन मैं आपको करवा देता हूँ रिवाइज। सबसे पहले जनाब आपने लिखनी है आउटलाइन। ठीक है, आप सेंटर में लिख दें जी, मैं अब क्या लिख रहा हूँ जी, आउटलाइन। उसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होती है जी, इंट्रोडक्शन की। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन की आ गई हेडिंग। मेजर चैलेंजेस, अब इसकी बात थी ना इसकी, तो ये आपका क्या आ गया जी, मेजर चैलेंजेस। अब इस हेडिंग, मेन हेडिंग के नीचे मेन हेडिंग है। ठीक है, अब मेजर चैलेंजेस में आपने बता दिया क्या है जी, फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल, राइजिंग टेम्परेचर्स, वाटर शॉर्टेज, ड्रॉट्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ इश्यूज, इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस। समझ आ गई, ये आपके आगे चैलेंजेस। ठीक है, अगर आप इसके अंदर 5 चैलेंजेस भी लिख दें तो वो भी इनफ होंगे, 6 लिख दें वो भी इनफ होंगे। ठीक है, इसमें आपने ज़्यादा जो है ना, कम से कम आप बेयर मिनिमम लेवल पे आप लोगों ने आना है। अब देखें, ये जो इम्पैक्ट्स आया है उसने इम्पैक्ट्स पूछे नहीं थे, इसलिए पीछे हमने कॉजेज़ लिखे हैं जनाब, चैलेंजेस लिखे हैं 8 और हमने इम्पैक्ट्स लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ 4। अब इसमें 3 भी कर लें तो तब भी प्लस पॉइंट है, अगर टाइम ना बचे तो इम्पैक्ट्स ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें आगे सोल्यूशन लिखना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने क्लियर कट उसमें पूछा है। अब सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सपोज कर लें कि तीसरी मेन हेडिंग है सी, प्रमोशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइडल पे आएँ। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड ट्री प्लांटेशन करें, दूसरा सोल्यूशन है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन रिफॉर्म्स करें। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी लेके आएँ। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, एनडीएमए और पीडीएमए को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को। इन्वायरमेंटल एजुकेशन दें और पब्लिक अवेयरनेस दें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन करें, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे जी, सोल्यूशन। और आगे हमारे पास आउटलाइन में आएगा जी, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप एक दफ़ा चाहे इसमें से निकाल दें या सोल्यूशंस में ही एक दफ़ा लेके आ जाएं, ये हेडिंग ना दें सेपरेट। ये आपके पास आ गया जनाब कंक्लूजन। तो यूँ आपके पास ये हुई पूरी आउटलाइन। आउटलाइन अब आपको यहाँ पे आई होप के लिखनी आ गई है जी। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर चैलेंजेस आ गया, चैलेंज के नीचे इतने ये चैलेंजेस हैं, फिर आपके पास क्या आ गया जी, सॉल्यूशंस आ गए 6-7, आपने 5-6 आपने लिख देने ऑन एवरेज, सॉल्यूशंस या कॉजेज़ या इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स जो भी पूछ लें डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। अब आपने जब फुल लेंथ ऐसे पे जाना है तो आपने दोबारा कोई हेडिंग नहीं लिखनी पेज के ऊपर, जैसे आप 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लिखा करते थे कि जनाब इसका ये फ़ायदा, ये आपने ऊपर हेडिंग लिखी फिर उसको नीचे एक्सप्लेन करना शुरू कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, जो आउटलाइन आपने बना दी दैट इज़ मोर देन इनफ। और कोशिश करें कि आपकी आउटलाइन जो है 20 से 25 मिनट में लिखी जाए और एक पेज के ऊपर आप अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा भी जाएँ तो आप 1.5 पेज के ऊपर अपनी जो है ना आउटलाइन उसको आप क्या कर लें, मुकम्मल कर लें। ठीक है, लेकिन एक पेज के ऊपर चूंकि आपका 1200 से 1500 वर्ड्स का है, तो एक पेज पे आप अगर अपनी आउटलाइन लिख दें साफ़ सुथरी करके, सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स को बिल्कुल क्लियर करके और फ्रेजेस या सेंटेंसेस को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिख के, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन होगा आपका। फिर आगे आप किधर आते हैं जनाब, अब हम आते हैं जनाब किसके ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे तो मैंने चूँकि इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दी है, लेकिन आउटलाइन लिखने के बाद आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देंगे। ठीक है, बस आपके माइंड में ये होगा कि अब वो जो मैंने आउटलाइन लिखी है उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं पैराग्राफ बनाता जाऊँगा। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन था तो इंट्रोडक्शन में लिख दूँगा, यहाँ पे दोबारा इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं लिखनी। ठीक है, याद रखिए जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो ये भी आप मैक्सिमम 1.5 पेज तक लेके जाएँ, मैक्सिमम 1.5 पेज तक। ठीक है, अदरवाइज़ आप 1 पेज या आगे 2-4 लाइंस बढ़ जाएँ, उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन अपना
लिख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन जो होता है आपके पूरे ऐसे की क्या होता है, समरी होता है। उसमें जितने सेगमेंट्स और जितने एस्पेक्ट्स उसने बताए हुए हैं वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों ने क्या करने हैं जी, उसमें कवर करने हैं, ठीक है। और ये आपकी जो है ना पूरे ऐसे की एक्चुअली क्या होती है, समरी होती है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब उसने पूछा था कि पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, तो आपने डेफिनेटली क्या बताया जी, क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेसिंग ह्यूमैनिटी एंड पाकिस्तान स्टैंड्स अमंग द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय इट। समझ आ गई? मतलब ये आपने जो टॉपिक की पहली लाइन थी वो आपने लिख दी। डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस देन 1% टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, पाकिस्तान फेसिस राइजिंग टेम्परेचर्स, मतलब कि देखें चैलेंज आ गया, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स दैट थ्रेटन इट्स पीपल, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। अब ये देखें, ये आपके पास क्या आ गए, ये आगे जनाब इसके इम्पैक्ट्स। The recent floods have displaced millions and caused massive economic losses, revealing the country's vulnerability. ठीक है, अब ये चीज़ आप इसको चाहे काट दें। अब इसमें आप फाइनली इसमें ये बता सकते हैं कि a concerted effort by those in the corridors of power and a man in the street that is required to overcome the crisis of climate change which is affecting our country and the entire globe. इस तरह का जुमला लिख के आप इसको क्या करेंगे जी, सम अप करेंगे इंट्रोडक्शन को, और फिर आप क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। ये आपका होगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब आपने आगे आगे जो जो हेडिंग्स आउटलाइन में लिखी थी, आप उस हर हेडिंग का आपने एक छोटा छोटा पैराग्राफ बनाते जाना है। कोशिश करें कि एक पेज के ऊपर आप 2 पैराग्राफ्स लिखें, मतलब कि 2 जो आपने हेडिंग्स लिखी थी वो एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। पीछे से पेज से देख के कि आपने क्या हेडिंग लिखी थी उसी को आपने एक्सप्लेन कर देना है। पहला जुमला पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस हो, फिर उसको 1-2 जुमलों में आप साबित करें, कुछ स्टैटिस्टिक्स दें, एग्जांपल दें, फिर उसको आप क्या कर दें, क्लोज कर दें, फिर अगले आप पैराग्राफ पे आ जाएं। इसी तरह करते करते जनाब आपने क्या करना है, कंक्लूजन पे आना है और आपने इसको क्या कर देना है जी, सम अप कर देना है, ठीक है जी। अब ये आपके पास टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फॉर पाकिस्तान। ये इसकी आउटलाइन बनी है, देख लें आप। इंट्रोडक्शन आया जी, ग्लोबलाइजेशन एंड पाकिस्तान एंड ओवरव्यू आ गया। ये सारी चीज़ें ये ऑप्शनल है, आपने नहीं लिखनी, आप ना लिखें इसको, ठीक है। लेकिन ये मेन हेडिंग्स आपने लिखनी है। ये आपकी मेन हेडिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड एक्सपेंशन, ये मेन हेडिंग है। इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल, और अब थ्रेट्स आ गए, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कल्चरल इरोजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल इंडस्ट्री डिक्लाइन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रेशर, एनवायरमेंटल चैलेंज। और अब वे फारवर्ड इसका ये है कि स्टैंडिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेहतर करें, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, बैलेंस ट्रेड पॉलिसी हो, कल्चरल प्रोटेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एंड पे कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर आउटलाइन थी। आउटलाइन लिखने के बाद अब आपने पैराग्राफ्स के अंदर अपना ऐसे क्या करना है जी, कंप्लीट करना है, ठीक है जी। तो ये आपकी टोटल ऐसे स्ट्रेटजी थी। मज़ीद ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, वो लेक्चर्स हमने अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से जाएं, देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनकी आउटलाइंस, उनके ऊपर पूरे ऐसे लिखे हुए हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर, राइट। तो ये आपका आज का था मुकम्मल लेक्चर। अगर आपको ये इसमें कोई कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि कोई बंदा विदाउट पेइंग एनीथिंग वो यहाँ से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।